हेलो। इस वीडियो में हम लोग फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे और फिर उसके स्टैटिस्टिक्स को भी जानेंगे और उससे एप्लीकेशंस क्या इंपॉर्टेंट निकलते हैं, कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया है जो इस तरीके का रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जीआई कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये जीआई कुछ नहीं है, ये बस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डिस्क्रीट फॉर्म है। देखो, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो हम लोग लिखते हैं जीई, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल्स, उस एनर्जी लेवल के बीच में कितनी सारी स्टेट्स है जो सेम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही अगर ये डिस्क्रीट इसमें देखा जाए, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस हो गया ये। लेकिन अगर डिस्क्रीट फॉर्म में देखेंगे तो इसको, डिस्क्रीट फॉर्म में अगर देखें तो इसको जीआई लिखते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीजेनरेसी कहते हैं, जिसका मीनिंग सेम है। डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि एक ही एनर्जी के कितने टर्म्स है, कितने सारे स्टेट्स है जो एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जीआई कहते हैं, डीजेनरेसी। ओके। डी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है या डीजेनरेसी, इसका दोनों का भी मीनिंग सेम है, ये ध्यान में रखो। डीजेनरेसी हम लोग डिस्क्रीट जब वैल्यूज रहती है तब यूज करते हैं, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे रहेंगे जहाँ पे डिस्क्रीट हम लोग को यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है तो उस टाइम पे डिस्क्रीट एनर्जीज देखने को मिलेंगे, तो जीआई भी डिस्क्रीट देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोग कंटिन्यूस देख रहे हैं तो कंटिन्यूस में भी हम लोग को देख सकते हैं। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी कंटिन्यूस है, तो भी हम लोग को फिर वहाँ पे डिस्क्रीट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो पता है, लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या है फर्मी डिराक में। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को ये अज्यूम किया जाता है कि कैसे होता है कि हम लोग को पता है कि ग्राउंड स्टेट एक ही है, बराबर। अभी बोसॉन के केस में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगी, पूरी जो एनर्जी है वो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी देख सकते हैं हम लोग बोसॉन के स्टेट्स में। लेकिन फर्मी डिराक में क्या होता है कि फर्मी डिराक में एक स्टेट में एक ही आ सकता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के वजह से। तो ऊपर के भी स्टेट्स एक्वायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो जीरो टेम्परेचर भी कर दो अगर, तो क्या होता है कि सारे पार्टिकल जीरो एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंच पाते, ग्राउंड स्टेट एनर्जी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक ही अलाउड है फर्मियंस को, बराबर। तो इसी वजह से कुछ एनर्जी बन जाती है, उसकी टोटल एनर्जी रहती है जो हम लोग ने फाइंड आउट की, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। इसको आप, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं या फिर फर्मी लेवल कहते हैं। मतलब क्या है कि ये फर्मी एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी of the system of fermions when the temperature is absolute zero। और उसको हम लोग कभी केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, या फिर उसको हम लोग एनर्जी बाय, सो इसका जो अल्फा की वैल्यू है वो उतनी हो जाती है। ओके, जो अल्फा एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, नॉट इन केस ऑफ बोसॉन, नॉट इन केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ओनली इन केस ऑफ फर्मी स्टैटिस्टिक्स। फर्मी एनर्जी लेवल्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर जीरो भी हो जाता है तभी भी कुछ एनर्जी फर्मी डिराक फर्मियन जो रहते हैं पार्टिकल्स उनमें देखने को मिलती है। ओके, सो ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक is applicable for electron gas in metal, so it also explains the properties like thermal conductivity, thermonic emission, photoelectric effects, specific heat in metal। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है उनको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ई अल्फा की वैल्यू अगर माइनस ई एफ के टी हो जाएगी, जहाँ पे ई एफ की वैल्यू फर्मी एनर्जी है ई एफ, और ये अलग अलग मेटल्स के अलग अलग रहती है, ये भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि कोई तो फिक्स नंबर है, फर्मी एनर्जी एक कांस्टेंट नहीं हो जाती। तो इन केस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो अल्फा की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं रहती। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अल्फा की वैल्यू, अगर कोई फर्मियंस का सिस्टम है तो जो ग्राउंड स्टेट है वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टेट्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर मेटल का बोलो या फिर अलग सिस्टम्स का बोलो, अलग अलग फर्मी एनर्जीज देखने को मिलती है। ठीक है, यूनिट 4 में तो हम लोग बहुत सारा फर्मी एनर्जीज के बारे में देखेंगे, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू माइनस ई एफ हो जाएगी और के टी कॉमन आ जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल आर सीखेंगे, इसका नेचर किस तरीके का रहता है, ये सारी चीजें। फर्मी एनर्जी के बारे में अगर देखेंगे हम लोग तो उसके स्टैटिस्टिक्स को अभी हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ओके, और
क्योंकि फर्मी एनर्जी ऐसी एक एनर्जी है जो जीरो टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जीरो टेम्परेचर वाली फर्मी एनर्जी को हम लोग स्टडी करेंगे ध्यान से। टेम्परेचर 0 केल्विन के बात कर रहा हूँ मैं, कोई 0 सेल्सियस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक बॉक्स इमेजिन करेंगे हम लोग, ये सिस्टम जो पूरा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इमेजिन कर रहे हैं। टेम्परेचर जब नॉन जीरो रहेगा तो उसकी स्टैटिस्टिक्स अलग है, ये ध्यान में रखो। लेकिन बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, सिंपलेस्ट सिस्टम से शुरुआत करना चाहते हैं, सो दैट हमें आगे कैलकुलेशन इजी बढ़े और उसके ऊपर हम लोग बिल्ड कर पाए। सो कंसिडर नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो द लेवल विच डिवाइड्स द फिल एंड एम्प्टी लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल्स। मतलब क्या है कि जहाँ पे अलग अलग लेवल्स रहेंगे बराबर, तो सारे पार्टिकल्स एक ही लेवल पे दो आ सकते हैं। दो किस लिए? क्योंकि एक तो स्पिन अप वाला रहेगा, एक स्पिन डाउन वाला रहेगा, तो इसलिए दो हम लोग लिख रहे हैं। और उसके ऊपर सब खाली रहेंगे एट जीरो टेम्परेचर, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो मन से ऊपर जाएगा। तो ये जो लाइन है जहाँ पे सेपरेट किया जाता है, जहाँ पे खाली स्टेट्स है, एम्प्टी स्टेट्स है, और इसको फर्मी लेवल कहते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम लोग ई एफ से डिनोट कर देंगे, ई एफ 0 से डिनोट कर देंगे। ओके, फर्मी एनर्जी लेवल में। ओके, तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो N1 एनर्जी, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। फर्मियंस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कॉमन है, और भी फर्मियंस है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ वो, क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन निकलते हैं। ओके, सो N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास E1 एनर्जी है, N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास E2 एनर्जी है, एंड सो ऑन। सो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? N। उसको हम लोग N1, N2, N3 ऐसे स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में ये करेंगे। ओके, सो ये ध्यान में रखो कि N1 N, इफ Gi इज द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ I कांस्टेंट। I Gi क्या होता है? डीजेनरेसी, मैंने जैसे कहा कि एक पर्टिकुलर स्टेट की इस जी EI की, समझो E1 है, ओके, इसकी एक डीजेनरेसी होगी, हैव डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या है कि एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होंगे। कि कितने स्टेट्स है जो एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोग को हम लोग Gi कहेंगे। ठीक है, जैसे Gi है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को ये सारी चीजें आ जाएगी। ई अल्फा की वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग ने ई एफ कंसिडर करके रख दी है। ओके, और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कि यहाँ पे आपने 1/a कंसिडर किया है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू EF एक कांस्टेंट नंबर हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो 0 केल्विन पे हम लोग इस टर्म को एज कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो 1/a यहाँ पे लिया है उन्होंने, इसका मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है। लेकिन एक सिंपलेस्ट तरीका हम लोग निकालते हैं। सिंपलेस्ट तरीका क्या है? हम लोग को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना आता है बराबर। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के किस्से में हम लोग ने ऑलरेडी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जब पढ़ते थे तब निकाला था, हम लोग को पता है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ, अगर P लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या बन जाते हैं, ये आप ऑलरेडी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो हम लोग ने वीडियो निकाला वो चेक कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आती है? GS 4π V अपॉन h³ p² dp, ऐसा आता है। ओके, और GS की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के केस में क्या आती है? 2s + 1, s की वैल्यू हाफ, स्पिन ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं बराबर। फर्मियंस इलेक्ट्रॉन्स के केस में 2 × हाफ करेंगे प्लस 1 करेंगे तो अपने को आएगा 2। ओके, सो ये पूरे नंबर की वैल्यू हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर लेके आएंगे तो आपको P की वैल्यू को √2me सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और dp को हम लोग mdE/d √2me ये करेंगे। ये हम लोग ने किया है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं करूंगा, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ तो 8πμ अपॉन h³ 2me टाइम्स m/2e 1/2 dE, ऐसा कुछ तो हो जाता है। ओके, जहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये
ये कुछ टर्म्स है जो हम लोग लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग डी, यहाँ पे डी एन ई लिखा है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग एन ई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो जी का फंक्शन है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फर्मियंस के केस में क्या है, 1/e⁻² अल्फा प्लस e/kt प्लस 1 है, और यहाँ पे g जो ऊपर का फंक्शन है वो लिखेंगे और d। ओके, ये सारी चीजें ओके। और आप देखने को मिलता है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम लोग ने -ef लेनी चाहिए थी, तो वहाँ पे भी ये सेम चीजें की है। ओके, तो ये पूरा जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस बिटवीन एनर्जी E एंड E प्लस डी। ओके, सो आपको देखिए यहाँ पे डी लिखना मत भूलना, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर मिस्टेक की है, यहाँ पे भी हम लोग डी एन ई नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे एन ई इंटू डी ई ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग को ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे मल्टीप्लाई किए हुए। दिस इज फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, अभी इसका इस्तेमाल करके हम लोग एन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकालने के लिए दैट इज total number of particle between this energy for this energy can be found out by taking the integral of this NED। और एवरेज एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम लोग, बराबर इसके खाली E से मल्टीप्लाई करने का और D, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली किया। खाली ये इंटीग्रल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्टली अगर ये इंटीग्रल सॉल्व होता तो बहुत आसान होता, लेकिन ये डायरेक्टली इंटीग्रल सॉल्व नहीं होता। इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग को मे बी कैसा है कि इंटीग्रल का वैल्यू थोड़ा मुश्किल हो जाता है ध्यान में रखने के लिए। सो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट जीरो पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि सारे पार्टिकल जो EF से नीचे है, EF जो फर्मी लाइन हम लोग ने डिफाइन किया उससे नीचे सारे स्टेट्स फिल्ड है। ओके, ऑल स्टेट्स हैव एनर्जी, दे हैव फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। और जो उसके ऊपर है तो सारे जीरो है, तो पूरा जीरो से n इक्वल टू पूरा जीरो से इंफिनिटी लेने की जरूरत नहीं एट टेम्परेचर T इक्वल टू जीरो। स्पेसिफिकली पूरा जीरो से इंफिनिटी लेने की जरूरत नहीं, 0 टू EF लेंगे एट जीरो। ओके, तो भी काम काफी है। तो हम लोग जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट बिलो फर्मी लेवल EF एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर पे कितना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए 0 टू EF ही इंटीग्रेट करेंगे, पूरा इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि EF के ऊपर कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यही सारी चीजें करेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग को एक्सपोनेंशियल को एनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा। क्यों एनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो Fe क्या है, Fe एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, बराबर। और उसका अगर मैं ग्राफ निकालूंगा तो ये EF हो गया फॉर एग्जांपल। EF के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 है, और उसके बाद 0 है कंप्लीटली। प्रोबेबिलिटी कहाँ से जाती है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी रहेगी, तो 0 टू 1 ही जाती है प्रोबेबिलिटी, बराबर। तो इसीलिए हम लोग ने 0 टू 1 ही लिया पूरा वैल्यू, मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी 100% है EF से नीचे। ओके, इसलिए 1 वैल्यू ले लिया EF की, Fe की, और इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट, बाकी सब फिर जी बाकी रहता है, तो जी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। e⁻² है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो 3/2 आ जाएगा आपको, और E0 अब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आता है आपको n के टर्म्स में। ओके, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एग्जिस्ट बिलो फर्मी लेवल EF एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना। ओके, और ये हो गया। तो इस यही फॉर्मूले को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करना मतलब कुछ टर्म्स को कैंसिल करना, कुछ टर्म्स को ऊपर नीचे डालना, तो हम लोग को इस तरीके का फॉर्मूला आएगा।
ओके, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नॉट EF एट ऑल टेम्परेचर, ये ध्यान में रखना, दिस इज EF एट ओनली 0 टेम्परेचर। ओके, सो ये h²/8m। देखो आप अगर ये इंटीग्रल ध्यान में रखते हो और GE की वैल्यू ध्यान में है, आपका Fe की वैल्यू तो 1 हो जाएगी बराबर। तो GE की वैल्यू अगर आपको याद है तो हम लोग इंटीग्रेट करना, यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, बस यही टर्म इंटीग्रेट करने का है तो हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन भी इजी है, तो आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है इक्वेशन। तो ये आपको बस जी की वैल्यू आपको पता है 8π वो कॉमन है, जो हम लोग ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी की और बोस आइंस्टाइन में भी की, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यूज है वो सिमिलर्स है। ओके, और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि EF को टर्म्स को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं ये लिखने के लिए। तो आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पता चल जाएगा, तो आप रीअरेंज करके निकाल लोगे। यहाँ पे मेन चीज क्या ध्यान में आती है कि EF0 की वैल्यू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर रेंज से 2/3 पे डिपेंडेंसी है उसकी। ओके, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए 2/3 इससे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑक्यूपाइड एट T=0। ओके, लेकिन ये सारी चीजें कौन से टेम्परेचर पे है, T=0 केल्विन के टेम्परेचर पे है, इसलिए ये सारी चीजें आसानी से कैलकुलेट हो गई। लेकिन जब टेम्परेचर 0 नहीं होता तो Fe की वैल्यू 1 नहीं होगी। Fe की वैल्यू क्या होती है, कुछ तो ऐसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसकी वैल्यू हम लोग जैसे लिखते हैं नॉर्मली E-EF/kT, ये पूरा होल बाय KT +1 हो जाता है। ओके, तो ये फंक्शन की वैल्यू लेके फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है, और फिर अगर आप ये जो फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करोगे, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, अगर ये फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो E की वैल्यू आएगी, ओके, EF की वैल्यू, जो N की वैल्यू आएगी पहले EF के टर्म्स में, सो एट नॉन जीरो टेम्परेचर्स ETF मतलब नॉन जीरो सॉरी EFT is equivalent to EF0 टाइम्स 1 माइनस कुछ तो सीरीज सॉल्यूशन रहता है, ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बहुत इंटीग्रल वो डिफिकल्ट है, उसमें जीटा फंक्शंस वगैरह भी कंसिडर करने पड़ते हैं, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का याद भी नहीं रखने का। और ये जो मैं बता रहा हूँ वो बस एक रेफरेंस के लिए है, क्योंकि आगे हम लोग नॉन जीरो EFT की मतलब फर्मी लेवल की वैल्यू यूज करेंगे, तो उसका कुछ तो ऐसे ऐसा कुछ तो फंक्शन है। ओके, ये हम लोग देखेंगे। सो ये नॉन जीरो ऐसा, और ये सीरीज है पूरा, बाय द वे ये पूरी सीरीज आती है अलग अलग टर्म्स की, हम लोग ने बस 2 टर्म्स लिखा है, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जीटा फंक्शन वगैरह लेना पड़ता है, और लेकिन हम लोग को एक जनरल आइडिया है कि जो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर EF0 की वैल्यू हम लोग h²/2m 3n/8π द होल 2⁻³ 2/3 लिख सकते हैं। उतना हम लोग को अगर पता है तो अच्छी बात है। और फिर नॉन जीरो टेम्परेचर्स पे जैसे मैंने बोला वो इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है। कौन सा इंटीग्रल, e⁻² अपॉन e⁻e⁻ EF/kT। ओके, ये सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ती है। ओके, +1। ओके, ये इंटीग्रल पूरा सॉल्व करना पड़ता है 0 to EF के बीच, EF ऑफ यहाँ पे EF0 के बीच में। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा ही रहेगी एट ए टेम्परेचर, और फिर ऑक्यूपेंसी थोड़ा सा कम होती जाएगी। हम लोग को बस जहाँ पे ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है वही रीजन निकालने में सेंस बनता है। ठीक है, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस टाइप का ग्राफ। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि मीन एनर्जी कैसे निकाली जाती है। मीन एनर्जी देखने को मिलेगी आपको जैसे हम लोग ने अभी निकाली थी कि EF0 तो हम लोग ने निकाला, मीन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को जैसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनर्जी लो, यहाँ पे सेम चीज़ें रिपीट की गई है, खाली एक चीज़ यहाँ पे अलग क्या की है कि इस टर्म्स को रीअरेंज किया गया है और यहाँ पे स्मॉल n के जगह पे कैपिटल N लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ है उसमें हम लोग ने अगर निकालने को जाएंगे E0 लाइक टोटल एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो हम लोग को यही फंक्शन जो हम लोग ने किया था
ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम लोग ने जैसे अभी n निकाला था E20F dne करके, वैसे ही हम लोग को अभी E0 निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे E से मल्टीप्लाई करेंगे, सो E⁻³ हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग को ये आ जाएगी। सो एवरेज एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दिस 3/5 EF0। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, ऊपर का आपने ऑलरेडी किया है तो वो ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत है। एवरेज एनर्जी एट, ये भी ध्यान में रखो, एट एब्सोल्यूट जीरो। ये एट एब्सोल्यूट जीरो कभी भी बदलूंगा, क्योंकि नॉन एब्सोल्यूट जीरो में ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है, जो हम लोग के सिलेबस में नहीं बोल सकते, या फिर हम लोग बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है उसकी करंटली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन का बिहेवियर समझ लेते हैं एक बार। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर अगर यहाँ पे देखो E माइनस ई एफ जो टर्म है, अगर वहाँ पे मैं T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0, ओके, T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि E की वैल्यू हमेशा फर्मी लेवल से कम रहेगी। टेम्परेचर में सारी वैल्यूज जो रहती है वो फर्मी लेवल के ऊपर कुछ नहीं है, फर्मी लेवल के नीचे ही सारे स्टेट्स एक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स ने किए हुए। तो वो वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगी बराबर ये टर्म E माइनस ई एफ, क्योंकि E इज स्मॉलर देन ई एफ। और KT क्योंकि 0 जा रहा है तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी जाएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, प्रॉपरली देखने जाएंगे और Fe की वैल्यू क्या है, हम लोग ने Fe की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, 1/e माइनस ई एफ अपॉन KT प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी चला गया तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा व्हेन E इज लेस देन ई एफ। अगर E बिगर देन ई एफ है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को चला जाता है तो E नेगेटिव इन्फिनिटी इज 1, ये 0 हो जाएगा। फिर कोई भी टर्म को नेगेटिव इन्फिनिटी अगर देखेंगे तो वो हम लोग E इन्फिनिटी लिख सकते हैं, वो हो जाता है 0। तो ये 0 हो जाएगा तो 1/0 प्लस 1 इज 1, तो ये 1 हो जाता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, और अगर ये इन्फिनिटी हो जाता है तो E⁻∞ इज इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ इज 0, तो ये 0 हो गया। सो आपको देखने को मिल सकता है ये ग्राफ कैसे है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ग्राफ जो Fe वर्सेस E का जो ग्राफ है वो 1 की वैल्यू रहता है, E की वैल्यू EF0 जब तक ना हो तो तक, जब वो हो जाती है तब वो 0 हो जाती है प्रोबेबिलिटी। सो ये 1 और 0 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, दिस इज फॉर ऑल। सो यही चीजें यहाँ स्टेटमेंट में लिखी। लेकिन जब नॉन जीरो अगर टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है मसला, सब नॉन जीरो टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं। नॉन जीरो टेम्परेचर पे अगर फॉर एग्जांपल EF इक्वल टू E हो जाए, मैं एनर्जी कोई भी, हम लोग को टेम्परेचर कोई भी पता नहीं, लेकिन EF की जो एनर्जी है वो EF के इक्विवेलेंट हो जाए, तो EF माइनस EF क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मतलब 1/e⁻0 क्या होता है, 1 हो जाता है, और 1/2 आ जाता है। मतलब क्या है कि फर्मी एनर्जी की क्या डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन ये है, इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन ऑक्यूपेंसी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज हाफ, क्योंकि ये Fe क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट, या फिर ऑक्यूपेंसी रिप्रेजेंट करता है। सो ऑक्यूपेंसी इज हाफ। सो E की वैल्यू 0 अगर लेस देन EF रहेगी तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगी, नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये फंक्शन इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। सो जितना ये टेम्परेचर, ये हमेशा हाफ से चला जाता है, ये भी ध्यान में रखो। तो ये टेम्परेचर जैसे में 0 है, अगर बढ़ाता जाऊंगा तो पहले तो ऐसा हो जाएगा, फिर और बढ़ाऊंगा तो और ऐसे, लेकिन हमेशा ये वैल्यू EF के पास ही रहेगी। Fe की वैल्यू EF के यहाँ पे रहेगी, ये EF है। ओके, ये हाफ है, सॉरी हाफ है, 1 और 0। सो ये हमेशा हाफ से बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा इस तरीके से। सो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे T1 इज स्मॉलर देन T2 इज स्मॉलर देन T3, और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। मतलब जितना टेम्परेचर, ये इतना कर्व ऐसा स्प्रेड आउट होते जाएगा। ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा पहले। तो ऐसे टेम्परेचर्स में डिफरेंस आता है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से मैथमेटिक्स से। ओके,
अभी आगे हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ एनोमली ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे।